अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट में हमने इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को गुड डाटा रिप्रेजेंटेशंस के बारे में बताया फ्रेंड्स। उसके अंदर हमने देखे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखा कि डाटा को कितने वेज़ के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारा आज का टॉपिक है 3.6 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लुमिनेटेड बुक में से है ये और पेज नंबर 68 है। तो यहाँ पे हम ब्रीफली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। टू ऑफ द बेस्ट नाउन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर जावा एंड सी प्लस प्लस। हमें पता है कि जावा और सी प्लस प्लस टू बेस्ट जो हैं आपके टॉप लेवल पे हम जिसे जानते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। These two languages use a similar syntax to define classes and objects that are इंस्टेंसेस है ना, इंस्टेंटेशंस की बेस पे जो हम काम करते हैं और दोस्त क्लास इंस्टेंस क्लास के अंदर जो इंस्टेंस होते हैं उसके जो फर्दर ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। टिपिकली क्लास इन दीज लैंग्वेजेस माइट बी डिफाइंड एज क्लास एनिमल। अब यहाँ पे क्लास है एनिमल की और कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो रही है, कर्ली ब्रेसेस एंड हो रही है, एनिमल पैरेंथेसिस आई। तो ये आपका जो स्टैरिक है इसका मतलब होता है कि जैसे पॉइंटर की वैल्यू जो है वो स्टोर हो रही है। आईज़ हैं, लेग्स क्रॉस मल्टीप्लाई, लेग्स हेड हेड टेल टेल। अब ये देखिए हेड तो वन ही होता है ना, इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर स्टैरिक नहीं है। टेल भी वन होती है इसलिए इसके ऊपर स्टैरिक नहीं। आईज़ टू हैं तो इसलिए स्टैरिक है। लेग्स भी जो हैं वो 2 4 मोर हो सकती हैं। दिस डिफाइंस अ क्लास कॉल्ड एनिमल डैट हैज़ नंबर ऑफ़ फील्ड्स विच आर वेरियस बॉडी पार्ट्स। एक नंबर ऑफ़ फील्ड्स हैं जिसकी वेरियस पार्ट्स हैं। इट आल्सो हैज़ अ कंस्ट्रक्टर, ये इसका कंस्ट्रक्टर है। विच इज़ अ फंक्शन डैट इज़ कॉल्ड व्हेन द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज़ कॉल्ड। तो आपको पता ही है कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब इंस्टेंस ऑफ द क्लास कॉल होता है। Classes can have other function too, or and these functions are equivalent to the procedure। जो फर्दर इसका सेक्शन आएगा 3.5.5 उसके अंदर बता रहे हैं ये। वी कैन क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास एनिमल एज फॉलोज। अब ये एनिमल है, ये उसका एक एनिमल एक वेरिएबल बना लिया है न्यू एनिमल। ये आपका एक इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है किसका, क्लास का। दिस क्रिएट्स एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास एनिमल द इंस्टेंस विच इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक इंस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट है, इज़ कॉल्ड एन एनिमल। सो ये जो आपका एन एनिमल है ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। इन क्रिएटिंग द कंस्ट्रक्टर एनिमल, तो ये आपका क्या है, कंस्ट्रक्टर है। ये आपका क्या है, कंस्ट्रक्टर है। वी कैन आल्सो क्रिएट अ सब क्लास ऑफ एनिमल। तो हम इसके अगर सब क्लासेस जनरेट करना चाहें तो हमें पता है सब क्लास जनरेट करने का क्या फार्मूला है। क्लास तो लिखना ही होता है, डॉग ये जो कॉलन है ये आना है और एनिमल, ये एनिमल की सब क्लास डिफाइन हो रही है कि डॉग जो है वो एनिमल की क्लास में से है। तो ये बार्क उसका एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है कि हाँ जी बार्क होता है, ठीक है, मतलब एक न्यू फंक्शन जनरेट किया है ये सब क्लास के अंदर। हेयर वी हैव क्रिएटेड अ सब क्लास ऑफ एनिमल कॉल्ड डॉग। डॉग हैज़ इनहेरिटेड ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनिमल्स। सो हमें यहाँ पे ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आईज़, लेग्स, हेड्स, हमें पता है ये सारा कुछ है। इसके अलावा और फीचर ऐड करना तो ये हमने ऐड कर दिया बात। In some object-oriented programming languages, it is possible to use multiple inheritance। तो हम यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट वन क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट क्लास। सो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सुपर क्लास में, पेरेंट क्लास में, वो सारी सब क्लास जो है वो इनहेरिट कर देती है। वाइल C++ डज अलाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस, जैसे कि जावा which itself inherited many features from C++, does not allow multiple inheritance।
This is because multiple inheritance was seen by the developers of Java as an unclean idea, one that creates unnecessarily complicated ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर. सो इसमें से जो है वो इनहेरिटेंस, अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ज़्यादा लार्ज के लिए. Additionally, it is always possible to achieve the same result using single inheritance as it is with multiple inheritance. So ये थ्योरी है, नोट कर दें इसको. तो यहाँ पे जो हमारी रेलिवेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है एज वेल बीइंग एज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. सो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है. सर्च स्पेस नेक्स्ट टॉपिक है जी. सर्च स्पेसिस. मैनी प्रॉब्लम्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सर्च स्पेसिस. बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आर्टिफिशियल के अंदर हम यूज़ करते हैं सर्च स्पेसिस के थ्रू करते हैं. तो सर्चेस हमने ऑलरेडी कर ली हुई हैं. In simple term, a search space is represent of a set of possible choices in a given problem. ऐसे ही देखा था ना आपने, वन और मोर solutions अवेलेबल होते हैं एक ही प्रॉब्लम के. फॉर एग्जाम्पल, अटैम्प्टिंग टू फाइंड अ पार्टिकुलर वर्ड इन अ डिक्शनरी विद 100 पेजेस. तो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं 100 पेजेस में से एक पार्टिकुलर वर्ड को. आ सर्च स्पेस विल कंसिस्ट ऑफ ईच ऑफ द 100 पेजेस. द पेज डैट इज़ बीइंग सर्च फॉर इज़ कॉल्ड अ गोल. तो जो वो हमें पेज मिल जाएगा, वो वर्ड मिल जाएगा, तो वो हमारा क्या है, गोल अचीव हो जाएगा. एंड इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय सीइंग लाइक दिस. हम इस तरह उसको सर्च कर सकते हैं. अ सिंपल स्टेट स्पेस डायग्राम है ये आपका एक स्टेट 1 है, स्टेट 2, स्टेट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो ये डिपेंड करता है हम उसको सर्च कैसे करेंगे. रोबोट इज़ इन रूम ए है, अब रोबोट इन बी रूम में है, सी में है, रोबोट इन रूम ए, ब्लॉक इन रूम बी. मतलब ये डिफरेंट आपकी ये जो सर्चेज हैं, अगर ये ब्लॉक इन रूम ए है तो ब्लॉक इन रूम ए स्टेट 1 से स्टेट 3 से, मतलब डिफरेंट वेज़ हैं सर्च करने के, आपकी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जाने के. अगर स्टेट 9 के अंदर जाना है, 6 के अंदर जाना है, 5 के अंदर जाना है, तो वो देख रहे हैं कितनी स्टेट्स में से होता हुआ आपका पाथ जो है वो गुजर रहा है. वेदर दी वर्ड वी आर लुकिंग फॉर इज़ ऑन पेज और नॉट, डिपेंड करता है कि मे बी वो इस स्टेट के ऊपर अवेलेबल हो पेज या ना. इनफैक्ट दिस आइडेंटिफिकेशन माइट बी आ सर्च प्रॉब्लम इन इटसेल्फ. सो ये भी एक सर्च प्रॉब्लम है अपने आप में. बट फॉर दिस एग्जांपल वी विल अज्यूम दिस इज़ द सिंपल एटॉमिक एक्शन. DMF most search procedures to identify one or more goals are usually to identify one or more path to those goals, often the shortest path or path with the least cost. अब देखिए, अगर हमें सर्च ही करना है डिक्शनरी में से, तो हम उस वर्ड का पहला वर्ड देख लेंगे. तो बेहतर है हम 100 पेजेस में से सर्च करने के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ उसी वर्ड से जो स्टार्ट हो रहे हैं उन पेजेस में से देखना जो है वो स्टार्ट कर दें. बिकॉज अ सर्च स्पेस कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ स्टेट्स कनेक्टेड बाय पाथ दैट रिप्रेजेंट एक्शंस. दे आर आल्सो नोन एज स्टेट स्पेस. जो भी आपकी सेट ऑफ स्टेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कंसिस्ट कर रही हैं, कनेक्टेड हो रही हैं, डिफरेंट पाथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. इसको हम क्या कहते हैं, स्टेट स्पेस कहते हैं. सो मैनी सर्च प्रॉब्लम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्टेट स्पेस. सो आपकी जो सर्च प्रॉब्लम्स हैं उसको हम स्टेट स्पेस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. वेयर द इज़ एम टू स्टार्ट विद द वर्ड इन वन स्टेट एंड टू द एंड विद द वर्ड इन अनदर स्टेट. एक स्टेट से स्टार्ट होगी, दूसरी स्टेट में उसकी प्रॉब्लम अगर रिजॉल्व हो जाएगी तो ठीक है. सो आपको पता है कि ये आपको एग्जांपल मैंने करवाई थी इन मिशनरीज़ एंड कैनिबल्स प्रॉब्लम्स के अंदर, हमने इसको ऑलरेडी कर लिया हुआ है. तो ये जो आपकी फिगर थी, शो अ वेरी सिंपल स्टेट स्पेस डायग्राम फॉर अ रोबोट डैट लाइव्स इन एन एनवायरनमेंट विद 3 रूम्स हैं. रूम ए है, बी है और सी है, एंड विद अ ब्लॉक डैट कैन मूव फ्रॉम वन रूम टू रूम.
अब वो जो आपकी डायग्राम है ना ऊपर बनी हुई उसको एलेबोरेट कर रहा है। ईच स्टेट कंसिस्ट ऑफ अ पॉसिबल अरेंजमेंट, हर एक जो स्टेट है वो पॉसिबल अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है जो भी रिपोर्ट की हैं और ब्लॉक के हैं। हैंस फॉर एग्जांपल इन स्टेट वन, अगर आपकी वो स्टेट वन के ऊपर है, बोथ द रिपोर्ट एंड ब्लॉक आर इन रूम ए। अभी स्टेट वन के ऊपर है तो सारे जो आपके बोथ रिपोर्ट दोनों जो हैं वो रूम ए के अंदर ही हैं। Note that this diagram does not explain how the robot gets from one room to another and or how to block is moved। अब इसमें स्टेट वन में हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन सा रोबोट किधर जा रहा है, ये प्रॉब्लम ही तो है एक्चुअली। दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन assume that the robot has representation of a number of actions that it can take। so ये जो नंबर ऑफ एक्शन हैं वो इसमें रिप्रेजेंट किए गए हैं। सो हम यहाँ पे assume करेंगे To determine how to get from one state to another state, the robot needs to use process called planning। so यहाँ पे हमें नहीं पता कि कौन सा रोबोट किस तरफ मूव हो रहा है या जाएगा, तो यहाँ पे जो है हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। जो एरोज़ हैं इन स्टेट्स के दरमियान में उसको हम स्टेट ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये आप लोगों को टर्म्स पता होनी चाहिए। नोट दैट देयर आर नो ट्रांजिशंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ स्टेट। अगर वो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट फोर विदाउट गोइंग थ्रू स्टेट फाइव। दिस इज़ बिकॉज द ब्लॉक कैन नॉट मूव ऑन इट्स ऑन एंड कैन ओनली बी मूव टू अ रूम ए। If the robot moves there, hence a state space diagram is valuable way to represent the possible action that can be taken in a given state and thus to represent the possible solution to a problem। ये जो ऊपर आपकी ये जो डायग्राम है इसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब ये स्टेट वन से स्टेट फोर की तरफ डायरेक्ट नहीं आ रहा, तो इसकी बात कर रहे हैं रूम फाइव की तरफ मूव हो रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रॉब्लम जो हैं वो अगर हो रही हैं तो हमें इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सेमेंटिक ट्रीज। A semantic tree is a kind of semantic net that has the following properties। each node except for the root node, सारी नोड्स होंगी आपकी सिवाय जो फर्स्ट नोड है जिसे हम रूट नोड कहते हैं, हैज़ एग्जैक्टली वन प्रेडिसेसर पेरेंट एंड वन मोर सक्सेसर जिसे हम चिल्ड्रन कहते हैं। इन द सेमेंटिक ट्री आपकी जो नीचे 3.4 फिगर है, नोड ए इज़ द प्रेडिसेसर मतलब पेरेंट है ऑफ नोड बी। बी ये पेरेंट है ए, बी इसका चाइल्ड है। नोड ए कनेक्ट्स बाय वन एज टू नोड बी एंड कम्स बिफोर इट इन द ट्री। तो ए आपसे मतलब बी से क्या है वो पहले आ रहा है। द सक्सेसर ऑफ बी नोड्स नॉट डी और ई। अब सक्सेसर इसके क्या है, बी के डी हैं और ई हैं एंड कनेक्ट डायरेक्टली बाय वन एज ईच टू नोड B and comes after it in the tree। we can write these relationship as follows। successor B is equal to D। ये देखें ना, B डायरेक्ट B के साथ अटैच हो रहा है एंड predecessor B है, ये देखें जी B किसका है, A is equal to A। तो ये एजिस की फॉर्म में जोड़ा हुआ है, ये आपका ट्री की फॉर्म में है। The non-symmetric nature of this relationship means that semantic tree is directed graph। so यहाँ पे non-symmetric nature जो है इनकी semantic tree की उसको हम directed graph कहते हैं। by contrast non-directed graphs are ones where there is no difference between an arc from A to B and arc from B to C। arc होता है curve, जैसे इस तरह ए के ऊपर ये वाला साइन बने हुए हैं, इस तरह कर्व होता है, ये इस तरह ये जो कर्व है इसको कहते हैं आर्क। वन नोड हैज़ नो प्रेडिसेसर्स मतलब अगर एक नोड जो है उसका कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है, उसका कोई भी पेरेंट नहीं है, दिस नोड इज़ कॉल्ड द रूट नोड। हमें पता है रूट नोड का कोई भी पेरेंट नहीं होता। इन जनरल व्हेन सर्चिंग आ सेमेंटिक ट्री वी स्टार्ट एट रूट नोड। और हम ऑलवेज जब हम सेमेंटिक ट्री की ऑलरेडी भी बात कर चुके हुए हैं तो हम रूट नोड से स्टार्ट करते हैं।
तो फिर स्टेप बाय स्टेप उसकी जो जब हमारी इनिशियल पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन में मूव होते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप उस ट्री को रीड आउट करते रहते हैं। सम नोड्स हैव नो सक्सेसर, कुछ नोड्स ऐसी होती हैं जिसके चाइल्ड्स नहीं होते, तो उनको हम क्या कहते हैं, लीफ नोड्स, मतलब वो एंड ऑफ द ट्री होता है। वन और मोर लीफ नोड्स आर कॉल्ड गोल नोड, और मे बी इन लीफ नोड में से कोई ना कोई हमारी जो है वो गोल नोड होती है। दीज आर द नोड्स दैट रिप्रेजेंट अ स्टेट वेयर द सर्च है सक्सीडेड। तो हमारी अगर हम उस नोड को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारी सर्च क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम लीफ नोड्स ऑल नोड्स हैव वन और मोर सक्सेसर। अगर आपकी लीफ नोड्स नहीं हैं, अपार्ट मतलब होता है थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर, फासले के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम द रूट नोड ऑल नोड्स हैव एग्जैक्टली वन प्रेडेसेसर। एन एंसेस्टर ऑफ a node is a node further up the tree is some path, and descendant comes after a node in the path in the tree। तो ये सारी डाटा स्ट्रक्चर की टर्म्स हैं, तो इसके अंदर भी वैसे ही एज सच हमने यूज़ करना है। अ पाथ इज़ अ राउट, आपका पाथ जो है वो एक रास्ता है किसी के अंदर थ्रू आपके सेमेंटिक ट्री के अंदर, विच में भी कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन नोड और पाथ लेंथ 0। पाथ लेंथ 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, तो डिपेंड होता है आपका जो भी आपका सेमेंटिक ट्री है। अ पाथ दैट लीड्स फ्रॉम द रूट नोड टू गोल नोड, अगर आपकी वो पाथ जो है वो लीड कर रहा है रूट नोड से गोल नोड की तरफ, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट पाथ है। अ पाथ दैट लीड फ्रॉम द रूट नोड टू लीफ नोड दैट इज़ नॉट अ गोल नोड, अगर लीफ नोड की तरफ मूव तो हो रहा है लेकिन वो आपकी गोल नोड नहीं है, तो वो पार्शियल पाथ है। ठीक है जी, कंप्लीट पाथ और पार्शियल पाथ में क्या डिफरेंस है, रूट नोड से गोल नोड की तरफ जाना कंप्लीट पाथ होता है, रूट नोड से लीफ नोड की तरफ आना, लेकिन दैट इज़ नॉट योर गोल नोड। व्हेन कंपेयरिंग सेमेंटिक नेट एंड सेमेंटिक ट्री, वो जो एक एजिस वाला था वो आपका सेमेंटिक नेट था, सेमेंटिक ट्री तो हमें पता ही है कि किस तरीके से हमने ट्री बनाने हैं। विजुअली वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंस इन द सेमेंटिक नेट कैन contain cycle, semantic tree cannot। A cycle is a path through the net that can visit the same node more than once। जैसे आपकी जो ऊपर वाली फिगर थी ना 3.4, उसको अगेन देख लीजिएगा। शोज अ सेमेंटिक नेट एंड सेमेंटिक ट्री, इसमें तो कर्व आ जाते हैं साइकिल के अंदर। इन सेमेंटिक नेट द पाथ ए बी सी डी, ए इज़ अ साइकिल, तो मतलब रेपिटेशन हो रही है, ए से बी, सी से डी, डी से फिर ए, इसी तरह मतलब आर्क बनी जा रहा है, लूप चली जा रही है। लेकिन सिमेट्रिक ट्री में ऐसा नहीं होता, एजेस होते हैं, कनेक्ट्स होती हैं, जो नोड्स होती हैं एक ब्रांच की फॉर्म में हम कनेक्ट करते हैं ट्री में। इफ़ द नोड हैज़ एन सक्सेसर, that node is said to have branching factor of n। A tree is often said to have a branching factor of n if the average branching factor of all the nodes in the tree is in n। तो ये डिफरेंट ऑलरेडी हमने ट्री ब्रांचिंग स्ट्रक्चर को बड़ा डिटेल में किया हुआ है, तो यहाँ पे ये और एलेबोरेट किया है। रूट नोड ऑफ अ ट्री इज सेट टू अ लेवल 0। ठीक है, हमें पता है कि जो रूट नोड होती है वो लेवल 0 पे था, फिर उसके नीचे जो इसके फर्दर चाइल्ड आते हैं वो लेवल 1 पे आ जाते हैं। इसी तरह सो ऑन लेवल जो है ना n+1 करके काउंट होते जाएंगे, 0+1, 1+2, इस तरह। सर्च ट्रीज, searching a semantic net involves traversing the net systematically, or in some cases not a systematically, examining node, looking for a goal node। so हर पे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें पता है कि हमने अपनी सर्च नोड का पर्पज़ यही है कि हमने अपनी गोल को अचीव करना है। तो ये आपका सर्च ट्री है जो सेमेंटिक नेट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। वो आपकी सेमेंटिक नेट डायग्राम है ना, उसकी रिप्रेजेंटेशन है, ए से बी, बी डी, फिर सी, मतलब उसकी जो रिप्रेजेंटेशन थी उस एजिस को क्या कर रहे हैं, उसको ज़्यादा आर्क को क्लियर कर रहे हैं। तो ये जो डबल आर्क हो रहा है ये देखिए, मतलब रूट नोड
रिप्रेजेंट द पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू दैट नोड इन द सेमेटिक नेट इन फिगर 3.4 में जो हमारी फिगर थी वही एक तो सेमेटिक नेट थी और एक थी ट्री की, उस एजिस की आर्क बनाई हुई है। मिशनरीज एंड कैनिवल्स वाली एग्जांपल हमने बड़ी डिटेल में कर ली थी, उसको ज़्यादा अगर आपने डिटेल में पढ़ना तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, बट एनीवे मैंने ये आप लोगों को करवा दी हुई है। ये उस कैनिवल्स और जो आपकी मिशनरीज़ हैं उसकी इम्प्रूव करने के लिए रिप्रेजेंटेशन को क्या आप इस तरह कर सकते हैं, तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं। दी ट्रैवलिंग सेल्समैन, ये सारी आपकी एग्जांपल्स हो चुकी हैं। अब इसके चैप्टर के आगे वही चीज़ें ही आनी हैं। सर्चिज़ की अगर टाइप्स आनी है ना, तो सर्चिज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 4 आता है इसमें सर्च मैथडोलॉजीज़ हैं। सर्च मैथडोलॉजीज़ भी आप लोगों को वैसे करवा दी हुई हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एज सच, इनिशियल स्टेट होती है ना, इज़ हाउ टू स्टार्ट आउट विच इज़ टू से वी नाउ दैट लेंथ इन सम वेयर इज़ द फील्ड। हमें पहले इनिशियल स्टेट पता होनी चाहिए, उसकी गोल, स्पेस, स्टेट। सर्च क्या है? सर्च आपका एक ऐसा मेथड है दैट कैन बी यूज टू कंप्यूटर एग्जामिंग अ प्रॉब्लम स्पेस लाइक दिस इज़ इन ऑर्डर टू फाइंड अ गोल। हमारी सर्च का बेसिकली पर्पज़ ये होता है, ये एक मेथड होता है जिसमें हम एक प्रॉब्लम स्पेस को फाइंड आउट करते हैं टू फाइंड अ गोल। अ प्रॉब्लम स्पेस कैन आल्सो बी कंसीडर टू बी सर्च स्पेस बिकॉज इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम स्पेस भी क्या है, इसको हम कंसीडर करते हैं सर्च स्पेस में बिकॉज इसमें भी हमने क्या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अपनी गोल स्टेट को फाइंड आउट करना है। डाटा ड्रीवन और गोल ड्रीवन सर्च, फॉरवर्ड चेनिंग, बैकवर्ड चेनिंग। डाटा ड्रीवन सर्च होती है वो आपकी इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होती है और उसमें हम जो एक्शंस होते हैं उसको यूज़ करते हैं और मूव फॉरवर्ड करते हैं अपनी जो गोल है उस तक पहुँचने में, तो उसको फॉरवर्ड चेनिंग कहते हैं। तो यहाँ पे गोल ड्रीवन क्या होता है, बैकवर्ड चेनिंग होती है। हम अपनी गोल से स्टार्ट करते हैं और बैक टू द स्टार्ट स्टेट की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि हमारी क्या वाकई ये गोल स्टेट है या नहीं है, तो ये आपकी बैकवर्ड चेनिंग है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने बड़े ना कर लिए हुए हैं कि गोल, सर्चिंग्स की टाइप, जनरेट एंड टेस्ट, ये हमने सारी कर ली हुई हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे करते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या होती है, ये दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है। सिनेरियो है, सिनेरियो में लिखा है सम पाथ आर एक्सट्रीमली लॉन्ग और इवन इनफाइनाइट। तो आपकी डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है यहाँ पे बैडली परफॉर्म करेगा, लेकिन ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है वो परफॉर्म वेल करेगा। ऑल पाथ आर सिमिलर लेंथ, परफॉर्म वेल, दोनों में सेम होगा। ऑल पाथ आर ऑफ द सिमिलर लेंथ एंड ऑल पाथ लीड टू अ गोल स्टेट, परफॉर्म वेल करेगा डेप्थ फर्स्ट सर्च। और ब्रेथ फर्स्ट सर्च में जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम और मनी वेस्ट होती है। तो ये ऑलरेडी आप लोगों को चीज़ें बताई हुई हैं मैंने, आप वो प्रीवियस लेक्चर सुन सकते हैं। हाई ब्रांचिंग फैक्टर, परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द फैक्टर, आपके डेप्थ फर्स्ट में फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और ब्रेथ फर्स्ट में परफॉर्म जो है वो अच्छा नहीं होता। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्च मेथड, उसमें आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, कंप्लीटनेस, ऑप्टिमलिटी, एडमिसिबिलिटी, इरिवोकेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हुई हैं। वर्ड्स ऐसे ही हैं, कोई बात नहीं, गलत हो ही जाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये उसके देखिए जी फार्मूलाज हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च है द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओ के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ नोटेशन टू डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्सिटी मेथड। तो यहाँ पे डी क्या है, डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी क्या है, वो ब्रांचिंग फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो इस बुक में से आप लोगों को ये दिखाने का पर्पज़ ये है कि जो ऐसे टर्म्स हैं जो आपको लगता है कि वहाँ से स्लाइड्स में से नहीं कंप्लीट होनी, तो आप इस बुक में से देख सकते हैं। ऑप्टिमल आप लोगों को पता है बेस्ट पाथ होता है, बेस्ट सोल्यूशन चूज़ करना है हमें। ये सारी एग्जांपल्स आप लोगों को बताई हुई हैं मैंने। ये देखिए ये वाले एल्गोरिथम्स भी किए हुए हैं। स्लाइड्स के अंदर है ये सारा कुछ, तो अगर आपको इन डिटेल देखना तो आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं। ह्यूरिस्टिक फॉर सर्च, हमने ये भी अप्रोच कर ली है। मतलब हमने सारे सर्चिंग के मेथड्स कर लिए हैं, इसमें इन्फॉर्म्ड ये सारे हमने किए हुए हैं। ये पजल्स भी आप लोगों की अवेलेबल थी। हिल क्लाइंबिंग, उसके एल्गोरिथम्स, उसको रीड करने का मेथड, बेस्ट फर्स्ट सर्च। तो ये डिफरेंट टाइप्स उसकी हैं, इन्फॉर्म्ड और इनफॉर्म्ड की। ये देखिए ये आपका आइडेंटिफाई ऑप्टिमल पाथ में ये ए स्टार, यूनिफॉर्म कोस्ट, ग्रीडी, ए स्टैरिक एल्गोरिथम, ए स्टार एल्गोरिथम। तो बेसिकली अगर वहाँ से समझ नहीं आ रही तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। इसका और पर्पस दिखाने का और कोई नहीं है मेरा। ग्रीडी सर्च ऑलरेडी वी हैव डन। तो ये आपका चैप्टर जो है ना इस सर्च मेथड्स के ऊपर क्या हो जाता है। सो बेटा ये देखो ये चैप्टर नंबर 3 था, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में हमने ये देख लिया, नीड फॉर अ गुड रिप्रेजेंटेशन, सिमेंटिक नेट्स, इनहेरिटेंस फ्रेम्स, वाई आर फ्रेम्स यूजफुल, इनहेरिटेंस लॉट्स एज फ्रेम, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। डेमन्स, प्रोसीजर्स, कंबाइनिंग फ्रेम्स, रूल्स, सर्च ट्रीज। अब एक्चुअली ये इसको हाईलाइट इसलिए नहीं किया गया कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को है ना हमने उसमें करवा दी हुई हैं स्लाइड्स में, ठीक है। बाकी ये जो चैप्टर नंबर 4 है ये भी आप लोगों को बताया हुआ है स्लाइड्स में से सारी हमने सर्चिंग मेथड्स किए हुए हैं। तो बाकी हम ये अपना जो चैप्टर नंबर पार्ट 3 है, चैप्टर नंबर 7, इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेक्चर को साथ साथ ही रिव्यू कर लें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ताकि आप लोगों को बाद में कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, और साथ में प्रैक्टिस बहुत करें, पाइथन को सीखने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, डिफरेंट प्रोग्राम्स लिखने की कोशिश करें, नेट से सर्च करें, उसके डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सर्च करें, प्रोग्राम सर्च करें, वो लिखें और उसको रन करें। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।